Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. अच्छा, क्या कानून सिर्फ किताबों में बंद भारी भरकम शब्द होते हैं या फिर क्या वो असल में किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारत के हाशिए पर खड़े समुदाय अपने हक की लड़ाई के लिए इसी देश के बनाए कानूनों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। जानते हैं, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। सोचिए, आज से 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में सोयराबाई ये सवाल पूछ रही थीं। वो कह रही थी कि भाई, जब हर इंसान एक ही तरीके से पैदा होता है तो फिर कोई एक शरीर पवित्र और दूसरा अपवित्र कैसे हो सकता है? और पता है, ये कविता आज भी उतनी ही सच लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि सम्मान और बराबरी का ये संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए 14वीं सदी से सीधा आज के भारत में आते हैं। यहाँ हमारे पास एक दस्तावेज है जो हमारे देश की नींव है, भारत का संविधान। और ये संविधान अपने हर एक नागरिक से बिना किसी भेदभाव के बराबरी का एक पक्का वादा करता है। हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये उम्मीद और ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। जब किसी गांव में दलित बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता है तो वो इसी संविधान के फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर बराबरी की मांग करते हैं। वो सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। संविधान लोगों को इन वादों को हकीकत में बदलने का कानूनी अधिकार देता है। जैसे आर्टिकल 17, जो कहता है कि छुआछूत एक अपराध है। मतलब किसी को मंदिर में जाने से रोकना या अलग बर्तनों में पानी देना अब सिर्फ एक बुरी बात नहीं, बल्कि एक दंडनीय जुर्म है। इसी तरह आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। ये दोनों आर्टिकल्स मिलकर न्याय की लड़ाई का एक ठोस आधार बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि संविधान में लिखे इन बड़े बड़े अधिकारों को असल जिंदगी में, रोजमर्रा की मुश्किलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए देखते हैं कि ये अधिकार कागज से निकलकर हकीकत कैसे बनते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है रिजर्वेशन पॉलिसी। ये काम कैसे करती है? सबसे पहले तो सरकार उन जातियों और जनजातियों की लिस्ट बनाती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अवसरों से दूर रखा गया है। फिर इन समुदायों के लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें शिक्षा और नौकरियों में कुछ सीटें आरक्षित मिलती हैं। इसका मकसद उन लोगों को एक स्टार्टिंग लाइन पर लाना है जिन्हें सदियों से दौड़ में शामिल ही नहीं होने दिया गया। हाँ, उन्हें भी न्यूनतम योग्यता मतलब कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं। ये कोई फ्री पास नहीं है। अब हम एक ऐसे नौजवान की कहानी देखेंगे जिसने इन कानूनों को आजमाने और अपनी इज्जत के लिए खड़े होने की हिम्मत की। ये कहानी है रत्नम की। और ये कहानी असल में कानून की एक असली परीक्षा है। जखमलगुर गांव में एक प्रथा थी। हर 5 साल में एक बड़े त्योहार पर गांव के दलित परिवार के किसी सदस्य को 20 गांव से आए पुजारियों के पैर धोने पड़ते थे। इस काम को सम्मान कहा जाता था। लेकिन सच तो ये है कि ये एक अपमानजनक रस्म थी जो जाति व्यवस्था की जड़ों को और गहरा करती थी। जब रत्नम की बारी आई तो सब कुछ बदल गया। वो 20 साल का एक इंजीनियरिंग का छात्र था जिसने विज्ञान और तर्क की पढ़ाई की थी। उसने सदियों पुरानी अन्यायपूर्ण प्रथा के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे इस रस्म में कोई विश्वास नहीं है और मेरे बड़े बुजुर्गों को ये सिर्फ इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वो दलित थे। सोचिए जरा, एक 20 साल के लड़के की नां ने पूरे गांव की शक्तिशाली जातियों को हिलाकर रख दिया। उनका अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक दलित युवक ने उनकी सत्ता को चुनौती दी है। उन्होंने फौरन सजा सुनाई, रत्नम और उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? जरा उस परिवार पर क्या गुजरी होगी ये सोचकर देखिए। अचानक आपके पड़ोसी आपसे मुंह फेर लेते हैं, कोई आपसे बात नहीं करता, दुकानदार आपको सामान नहीं देता, आपको काम नहीं मिलता। ये एक जीते जी समाज से बाहर निकाल दिए जाने जैसा है, एक बहुत भयानक सजा। जब सामाजिक दबाव से भी रत्नम नहीं टूटा तो बात हिंसा पर उतर आई। एक रात किसी ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। ये सिर्फ एक झोपड़ी को जलाना नहीं था, ये एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की एक डरावनी कोशिश थी। उसे अपनी माँ के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन वो लोग रत्नम के हौसले को जला नहीं पाए। उसने डरने की बजाय लड़ने का फैसला किया और इस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा हथियार बना कानून।
रत्नम ने पुलिस स्टेशन जाकर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज करवाया। रत्नम की कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कानून तक ले जाती है। एक ऐसा कानून जो सिर्फ रत्नम जैसे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि लाखों दलितों और आदिवासियों के लिए उम्मीद की एक किरण है। ये कानून किसी सरकार का तोहफा नहीं था। 1970 और 80 के दशक में जब दलित समूहों ने बराबरी और सम्मान के लिए आवाज उठानी शुरू की, तो उन पर हिंसा और अत्याचार बढ़ गए। इसी हिंसा के जवाब में दशकों के संघर्ष, विरोध प्रदर्शन और अनगिनत कुर्बानियों के बाद 1989 में जाकर ये सख्त कानून बना। ये सिर्फ अपराधों की एक लिस्ट नहीं है, ये उन भयानक तरीकों की पहचान है जिनसे किसी इंसान के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की जाती है। किसी को कोई अखाद्य चीज खाने पर मजबूर करना या किसी महिला का अनादर करना। ये कानून ऐसे घिनौने अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, ये किसी समुदाय की आत्मा पर हमला है। और ये लड़ाई सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। आदिवासियों के लिए भी ये कानून उनकी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई का एक अहम हथियार है। जब कोई उनकी पारंपरिक जमीनों पर अवैध कब्जा करता है, तो वो इसी कानून के तहत अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए जमीन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया उनकी विरासत है। लेकिन कानूनी लड़ाइयां कई मोर्चों पर आज भी जारी हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन के मुताबिक ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 लाख जिंदगियां हैं जो आज भी इस देश में सिर पर मैला ढोने के अमानवीय काम को करने के लिए मजबूर हैं, जिनमें ज्यादातर दलित महिलाएं हैं। और इस कलंक के खिलाफ लड़ाई कितनी लंबी है, वो यहाँ इस स्लाइड पर साफ दिखता है। 1993 में पहला कानून बना, लेकिन जब जमीन पर कुछ नहीं बदला तो 2003 में कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये दिखाता है कि कानून बनाना सिर्फ पहला कदम है, उसे लागू करवाना असली और अक्सर बहुत लंबी लड़ाई होती है। तो अब तक ये साफ हो गया है कि कानून न्याय की गारंटी नहीं देते हैं, वो सिर्फ न्याय के लिए लड़ने का एक औजार देते हैं। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस लड़ाई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तब सामने आती है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू बताती हैं कि कई बार सरकारें खुद आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। एक तरफ वो कानून बनाती हैं और दूसरी तरफ विकास के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को आदिवासियों के जंगल और जमीनें सौंप देती हैं। और ये हमें वापस 15वीं सदी के महान कवि कबीर के पास ले आता है। कबीर अछूत होने के विचार को ही पलट देते हैं। वो पूछते हैं कि असली अछूत कौन है, वो जिसे समाज ने ठप्पा लगा दिया, या वो जो इस भेदभाव और भ्रम में जी रहा है? कबीर के अनुसार असली शुद्धि तो मन के भ्रम से आजाद होने में है। तो आज के इस विश्लेषण से क्या सीखना चाहिए? यही कि बराबरी और सम्मान की ये चाहत सदियों पुरानी है और इसे पाने का संघर्ष आज भी जारी है। एक लोकतंत्र में कानून इस संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शुरुआत है। असली बदलाव लगातार आवाज उठाने, लिखने और संगठित होने से ही आता है। हम इस बातचीत को इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई कानून सिर्फ कागज पर मौजूद है, तो उसे जमीन पर हकीकत बनाने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? ये सवाल हमें उन सिद्धांतों और उस जिए जा रही सच्चाई के बीच की खाई पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जिसे पाटने की कोशिश आज भी जारी है।